लास्ट क्लास में हमारी जो बातें थी वो एलिमिनेशन को लेकर चल रही है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन में हमने बातें की थी। बीटा एलिमिनेशन में दो हमारे सामने आएंगे, एक E1 एक E2। E1 सी भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो उस पर हम बातें नहीं करें। नेक्स्ट जो हमारे सामने रहेगा दैट विल बी E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म पर हमारी बातें होंगी। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि आपका E2 एलिमिनेशन होता कैसे है। उसके बाद हम बात करेंगे कि E2 एलिमिनेशन होता कब है। दो अलग सवाल, होता कैसे है और होता कब है, ये दो सवाल हमारे पास रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि E2 होता कैसे है, फिर हम देखेंगे कि E2 होता कब है। क्लियर? देखिए, मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने एक न्यूक्लियोफाइल है OET माइनस इथोक्साइड है। ये कभी न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, कभी क्या बन जाएगा, बेस। जब न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, कार्बन को। और जब बेस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, हाइड्रोजन। क्लियर? मान लीजिए इसकी रिएक्शन हमारे एक एल्काइल हैलाइड के साथ करवाई जा रही है। कुछ इस प्रकार से हमारे सामने एल्काइल हैलाइड यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर? ध्यान से सुनेंगे भाई। अल्फा कार्बन उसे बोलते हैं जिस पर आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। सो दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। अगर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, तो ये SN2 रिएक्शन करेगा। कौन सा रिएक्शन करेगा, SN2। आप बताइए, SN2 तो हम पढ़ चुके हैं, SN2 रिएक्शन कैसे होता है। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल खुद कहाँ अटैक करता है, अल्फा कार्बन पर। ये करेगा अटैक और लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा खटैक। पक्का? तो अगर ऐसा रिएक्शन हुआ तो उसको हम क्या नाम देंगे, E2, सॉरी SN2। तो यहां पर हमारे सामने न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ मिलेगा और आपका जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। ये हमारे सामने हो जाएगा SN2 रिएक्शन। तो SN2 तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, ऐसा ही होता है। अब आता है E2 का। E2 में यही अब न्यूक्लियोफाइल ना बनकर किसका काम करेगा, बेस का। किसका काम करेगा, बेस का। हमने E2 एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी बोला है। अब उसका कारण हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ध्यान से सुनना किस प्रकार से होगा। जब एलिमिनेशन हम करवाएंगे E2, तो उस केस में हमें अटैक अल्फा कार्बन पर नहीं करवाना है। अटैक किस पर करवाना है, बीटा हाइड्रोजन पर। किस पर करवाना है, बीटा हाइड्रोजन पर। ये करेगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक। क्लियर? तो फिर लिविंग ग्रुप को कौन निकालेगा, लिविंग ग्रुप को ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निकालेंगे। ये बीटा H को हटाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं इस बॉन्ड के, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां पर आएंगे और आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। यानी कि एलिमिनेशन में ध्यान से देखेंगे, अल्फा से तो क्या हटेगा, हेलोजन। बीटा से क्या हटेगा, हाइड्रोजन। देखो, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अल्फा बीटा के बीच में बन गया है डबल बॉन्ड। H को कौन लेकर चला गया है, बेस। ये बन गया ETOH और बाहर कौन निकल गया है, X माइनस। तो ये होता है आपका E2। कैसे होता है E2, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। क्लियर? दोनों हटा दे, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दे। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्फा कार्बन पर और बेस अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पर। क्लियर? इसको और हम डिटेल में समझने वाले हैं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते रहेंगे। मान लीजिए ये हमारे सामने दिया हुआ, वेज पर क्या लगा है नहीं पता, डैश पर क्या लगा है नहीं पता, अभी उसने स्पेसिफाई नहीं किया है। यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है हेलोजन। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। ये कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा, और ये कौन सा कार्बन हुआ, बीटा। हमारे सामने रिएक्शन करने के लिए कौन आ रहा है, बेस, OET माइनस। तो देखिए एलिमिनेशन कैसे होता है, E2 एलिमिनेशन। वापस फिर से सुनेंगे ध्यान से। ये जो है किस पर अटैक करेगा, बीटा H पर। तो बीटा H को H प्लस बनाकर हटाएगा या H माइनस, एनायन है तो प्लस बनाकर ले जाएगा। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रह जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रह जाएंगे। अब आप थोड़ा सा सोचिए SN2 कैसे होता था। SN2 के अंदर खुद न्यूक्लियोफाइल इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता था और लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता था। तो यहां पर ये CH बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये आपका CX क्या है, बॉन्डिंग, और यहां पर इसका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। आप जानते हैं सिग्मा स्टार सिग्मा के बिल्कुल कहां होता है, ऑपोजिट। क्लियर? तो यहां पर जो है बेस सीधा अटैक नहीं करता सिग्मा स्टार में,
यहां से ये H को हटा लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं बच गए? यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां अटैक करेंगे? इसके एंटी बॉन्डिंग। और जैसे इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, बताइए ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और ये पूरा प्रोसेस सिंगल स्टेप होता है, साइमल्टेनियसली होता है। यहां से CH बॉन्ड का टूटना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का उसके एंटी बॉन्डिंग में जाना, और यहां से हैलोजन का हटना, पूरा प्रोसेस कैसा है? साइमल्टेनियसली। मतलब ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन आप लोगों के सामने होने वाली है। आप जानते हैं अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो भले ही इंटरमीडिएट ना बने, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आप आसानी से समझ सकते हैं, बॉन्ड टूटेंगे भी और बॉन्ड बनेंगे। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बताइए कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे होंगे और कौन कौन से बॉन्ड बन रहे होंगे? कौन कौन से बॉन्ड टूटेंगे और कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे? कार्बन हाइड्रोजन, बीटा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा होगा, पक्का? यस। यहां पर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड भी टूट रहा होगा। जो बॉन्ड टूटेंगे या बनेंगे उसको डॉटेड पार्शियल बॉन्ड से दिखाते हैं। हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ बन रहा होगा? बेस के साथ। क्या बॉन्ड कंप्लीटली बन चुका होगा? नहीं। तो यहां पर कैसा चार्ज रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। क्या ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट चुका होगा? नहीं। तो यहां पर कैसा रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड बनने लगेगा? देखो इसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां पर हो रही होगी इस प्रकार से। ये आपकी क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। जब प्रोडक्ट बनेगा तो अल्फा से हेलोजन हटा ले, बीटा से हाइड्रोजन हटा ले। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। तो बताइए ये आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा ETOH, और बाहर कौन निकल जाएगा? X माइनस। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर? तो ये आपका हो गया E2 मैकेनिज्म। मुद्दे का पॉइंट क्या है कि इसमें जो आपका X हटा है दैट इज लिविंग ग्रुप, और जो हाइड्रोजन हटा है वो एक स्पेशल ओरिएंटेशन के थ्रू हटेंगे, ऐसे नहीं है कहीं से भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि CH बॉन्ड के बॉन्डिंग और CX बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे के क्या होने चाहिए? पैरेलल। ये सेम साइड होंगे तभी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ट्रांसफर होंगे। यानी कि जो CX बॉन्ड है और जो CH बॉन्ड है, इनके बीच में डाईहाइड्रल एंगल कितना होना चाहिए? 180। डाईहाइड्रल एंगल कितना होना चाहिए? 180। 180 का मतलब ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए? ट्रांस, या एक दूसरे के क्या होने चाहिए? एंटी। तो जो H और X हटेंगे वो कहां से हटेंगे? एंटी पोजीशन से हटेंगे, अपोजिट पोजीशन से हटेंगे। यानी कि E2 रिएक्शन फिर आपका सिन एलिमिनेशन हुआ या फिर एंटी एलिमिनेशन हुआ? एंटी, अपोजिट डायरेक्शन से 180 के एंगल से हटेंगे। तो H और X एंटी पोजीशन से हटते हैं, इसलिए E2 आपका कैसा होता है? एंटी एलिमिनेशन। क्लियर? तो ये आपके सामने रिएक्शन हो गए, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बिल्कुल SN2 की तरह। SN2 में ये यहां अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता था, यहां पर ये H को हटाएगा और H किसको बाहर निकालेगा? लिविंग ग्रुप को। तो बीटा H नहीं होगा, तो बताइए क्या E2 एलिमिनेशन हो सकता है? नहीं। E2 एलिमिनेशन इज इनिशिएटेड बाय बीटा H, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। यही स्टेप जो है रिएक्शन का कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप। यही इस रिएक्शन का क्या है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर? छापिए, आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा है कि E2 होता कैसे है। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन हटा ले, डबल बॉन्ड बना ले। इसकी स्टीरियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने स्टीरियो पर इसका कोई डिस्कशन नहीं किया। E2 ठीक से लिखेंगे भाई, आप गलत लिख रहे हो E2 को। ऐसे नहीं लिखना है E2, ऐसे लिखना है E2। अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देता है तो उसे न्यूक्लियोफाइल, और हाइड्रोजन को देता है तो उसे बेस। लिविंग ग्रुप को SN2 में कौन हटाता है? न्यूक्लियोफाइल खुद, उसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके। और E2 में कौन हटाता है? बीटा H के इलेक्ट्रॉन्स। बेस बीटा H को हटाएगा, वही इलेक्ट्रॉन्स उसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके किसको बाहर निकाल देंगे? लिविंग।
निपटा दिए हो क्या? ये आपके सामने जो बनकर आती है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज द साइन फॉर ट्रांजिशन स्टेट। ये कोई चार्ज नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट का साइन। तो अगर हमको ये पता चल जाए E2 होगा तो क्या हम E2 करवा सकते हैं? यस। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, हटा दे डबल बॉन्ड, इतना ही काम आएगा अपने, क्योंकि एलिमिनेशन को एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया। बता दिया है क्या? तो बताइए E2 भी SN2 की तरह कैसा है? सिंगल स्टेप। क्या E2 में कोई इंटरमीडिएट बना? नहीं, कोई इंटरमीडिएट नहीं। हाँ, ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती है। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट दो अलग चीज होती है। निपटा दिए हो क्या? पक्का? तो फिर वही बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे SN2 में बात किया था, जैसे SN1 में बात किया था। तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले इधर लिखेंगे मैकेनिज्म। बताओ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है या मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है? सिंगल। H और X साइमल्टेनियसली हटते हैं यहां पर, तो सामने लिख दो सिंगल स्टेप। बिल्कुल SN2 से मैच खाता है। सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप ये हमारे सामने लगेगा। बता दिया है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, काइनेटिक्स। किस पर बात करेंगे रिएक्शन की? काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स तो कहां से पता चलेगी? RDS। तो बताओ RDS के अंदर ये कौन है? RX। और ये कौन है? बेस। दोनों का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? यही तो है RDS। तो RDS के अंदर आपका बेस और RX दोनों इन्वॉल्व है, मतलब इन दोनों पर हमें बातें करनी पड़ेंगी। रेट ऑफ रिएक्शन, ROR की अगर अपन बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of alkyl halide raised to power 1 and molar concentration of base raised to power 1। रहेगा कि नहीं रहेगा? दोनों ही RDS के अंदर इन्वॉल्व है, तो दोनों की मोलर कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या लगा सकते हैं आप? कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारे सामने RX रेज टू पावर 1 बेस रेज टू पावर 1। क्लियर? तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कह सकते हैं फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये लीजिए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करेगा। फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या E2 रिएक्शन का रेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेस पर डिपेंड करेगा? यस। RDS में बेस आया है, रेट एक्सप्रेशन में भी है, तो बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे E2 का रेट बढ़ेगा, RX की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे E2 का रेट बढ़ेगा। पक्का? यस। चलिए इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे इसी में आगे स्टार लगाकर। since base is involved in RDS, since base is involved in RDS, since base is involved in rate law expression लिखो RDS से बेटर। since base is involved in rate law expression, since base is involved in rate law expression, ये देखो ये rate law expression बोलते हैं इसको, और इसमें बेस है कि नहीं है? since base is involved in rate law expression कोमा लगाकर, rate of reaction ROR, ROR rate of reaction depends upon, rate of reaction depends upon concentration of base, rate of reaction depends upon concentration of base as well as its basicity, concentration of base as well as its basicity। जैसे SN2 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन
एज वेल एज उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करता था। वैसे ही यहां पर बेस की कंसंट्रेशन के साथ साथ बेसिसिटी पर भी डिपेंड करेगा। सर बेसिसिटी का मतलब हम समझे नहीं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, एक मिथॉक्साइड आयन है और एक इथॉक्साइड आयन है, पहले आप बताओ इन दोनों में से अच्छा बेस कौन है, मिथॉक्साइड या इथॉक्साइड, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। राक्षसों प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्लियर? या स्टेबिलिटी देख लो, ये प्लस आई कम लगेगा और उसमें प्लस आई ज्यादा, तो ये अनस्टेबल है और ये क्या है, स्टेबल। तो अनस्टेबल अच्छे बेस होते हैं। क्लियर? तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम। तो अगर हमसे पूछे E2 कौन फास्ट करेगा, ये या वो अच्छा बेस है। आइडेंटिटी ऑफ बेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। निपटा दिया सभी ने? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा इंटरमीडिएट। बताओ E2 रिएक्शन का इंटरमीडिएट के बारे में क्या ख्याल आता है? तो लिख दो सामने, नो इंटरमीडिएट इज फाउंड। कोई इंटरमीडिएट ही नहीं है। नो इंटरमीडिएट इज फाउंड। कोई इंटरमीडिएट आप लोगों के सामने नहीं रहेगी। नेक्स्ट यहां पर हमारे सामने रहेगा आइडेंटिटी ऑफ RX। आइडेंटिटी ऑफ RX। RX का मतलब, अब दो बातें हो सकती हैं। क्या रिएक्शन का रेट इस बात पर डिपेंड करेगा कि X कौन है, और क्या रिएक्शन का रेट इस बात पर डिपेंड करेगा कि R कौन है। मतलब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, या फिर टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। क्या इन चीजों पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? तो चलिए सबसे पहले देखिए, रेट की जब भी बातें आएंगी तो रेट को तो कौन बताएगा, आपका RDS। आप बताइए, क्या लिविंग ग्रुप RDS में बाहर निकल रहा है? क्या ये बॉन्ड जो है ये RDS में टूट रहा है? तो जाहिर सी बात है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। अगर अपन बात करें, जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो रिएक्शन फास्ट, और मुश्किल से टूटेगा तो रिएक्शन स्लो। सही है कि नहीं है? ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये ज्यादा स्टेबल बनेगा तो जल्दी बाहर आएगा, कम स्टेबल बनेगा तो देरी से आएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। यानी कि जो आपका लिविंग ग्रुप है वो RDS में बाहर निकल रहा है, तो इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। SN1 का भी किया था, SN2 का भी किया था, और E2 का भी कर रहा है। आगे बात समझ में? तो लिखेंगे इसमें आइडेंटिटी ऑफ RX के सामने यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे, सिंस लिविंग ग्रुप, LG लिख दिया करो, सिंस लिविंग ग्रुप, LG लिख दिया करो सीधा ही, सिंस लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन RDS, सिंस लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन RDS, किस में बाहर निकल रहा है, RDS में, कोमा लगाकर, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, rate of reaction depends upon its rate of reaction ROR depends upon its leaving group ability. Rate of reaction depends upon its leaving group ability. Depends upon its leaving group ability. सही बात है कि नहीं है? तो अगर आपसे पूछे रिएक्टिविटी इन E2, रिएक्टिविटी इन E2 आपको बताना है कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, RI, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, उसके बाद RF। तो सब में फर्क किसका है? इसमें लिविंग ग्रुप आयोडीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है। बताओ कौन बाहर जल्दी निकलेगा? तो ये सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। किसी को दिक्कत आपत्ति परेशानी? छापी। SN1 में भी यही आया था, SN2 में भी यही आया था, E2 में भी यही आ रहा है, क्योंकि सभी में ही जो लिविंग ग्रुप है वो RDS में ही बाहर निकल रहा है। बता दिए हो क्या? पक्का? चलिए इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला पॉइंट, मान लीजिए अल्काइल हैलाइड्स की हमें डिग्री अलग अलग दे दे, प्राइमरी दे दे, सेकेंडरी दे दे, टर्सरी दे दे, तो फिर हम किस प्रकार से बातें करेंगे? क्या सभी का रिएक्शन करने का रेट सेम रहेगा, या रिएक्शन करने का रेट क्या रहेगा, अलग अलग? चलिए हम उसी पर ही बातें कर रहे हैं। यहाँ पर Br लगा हुआ है, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर भी अगर अपन बात करें CH3, और कौन है, CH। क्लियर? ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है बताओ जल्दी से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कौन सा अल्काइल हैलाइड है ये?
कौन सा अल्काइल हैलाइड है? ये हमारे सामने है टर्सरी अल्काइल हैलाइड। और यहां पर अगर अपन बात करें तो कौन सा है? सेकेंड है। और यहां अगर अपन बात करें तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी। तो ये पूछ रहा है कि सभी का रिएक्शन करने का रेट सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सभी के रिएक्शन करने का रेट सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? तो अलग अलग रहेगा। तो इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, कौन कम रिएक्टिव रहेगा, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। तो ये हमारे सामने कौन सा है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये रहेगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये हमारे सामने कौन सा है? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये हमारे सामने है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और ये कौन सा है? ये रहेगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। पक्का? यस, दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। रिएक्टिविटी, आप जब तक ये बात नहीं समझोगे आप ऑर्गेनिक में कभी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेट, कि कौन रिएक्शन स्लो करेगा और कौन रिएक्शन फास्ट। और रेट बताओ कहां से आता है? आरडीएस। आरडीएस में रेट डिसाइड होता है। और कौन डिसाइड करता है रेट को? एक्टिवेशन एनर्जी। कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रिएक्शन का रेट कम, और एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन का रेट ज्यादा। पक्का? तो अगर अपन बात करना चाहें, एक्टिवेशन एनर्जी को कौन डिसाइड करता है? ट्रांजिशन स्टेट। सही बात है कि नहीं है? तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको छापने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कोई रिएक्शन, क्या है? रिएक्शन। क्लियर? तो देखो, ये हमारे सामने रहेगी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है? ये हमारा है रिएक्टेंट, ये हमारा है प्रोडक्ट, और ये है ट्रांजिशन स्टेट। पक्का? चलिए, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट किसी कारण से स्टेबल होती है, स्टेबल होती है मतलब इसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। अगर अपन यहां एनर्जी रखे, यहां पर कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपके रिएक्टेंट्स की है, कुछ ना कुछ एनर्जी आपके ट्रांजिशन स्टेट की है, कुछ ना कुछ एनर्जी आपके प्रोडक्ट्स की है। क्लियर? ये जीरो है, जीरो किसी की नहीं, जीरो से ऊपर है। तो अगर ये स्टेबल होने लगेगी तो एनर्जी क्या होगी? कम। मतलब ये किसके क्लोज आने लगेगी? रिएक्टेंट के। और उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने लगेगी कि घटने लगेगी? एक्टिवेशन एनर्जी कम होने लगेगी। और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने लगेगी तो रिएक्शन फास्ट होने लगेगी। तो चलिए, अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो देखिए, इस रिएक्शन में जब आप जाएंगे तो ट्रांजिशन स्टेट ये है टीएस। और आप देख सकते हैं कि टीएस के अंदर यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब ट्रांजिशन स्टेट में आपके डबल बॉन्ड के करेक्टर आ रहे हैं, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट एल्किन जैसा दिख रहा है। अब अगर अपन यहां पर बात करें तो ये डबल बॉन्ड के करेक्टर पार्शियल है, और प्रोडक्ट में यही बॉन्ड कैसा है? कंप्लीट है। बस इतना सा फर्क है कि नहीं है? यहां ये बॉन्ड कंप्लीट है, यहां ये बॉन्ड पार्शियल है। बस इतना सा फर्क हमारे सामने रहता है। तो अगर अपन बात करना चाहें, आप ये देख लो कि टीएस ज्यादा स्टेबल है, या आप ये देख लो कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। भाई, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी तो किससे देखेंगे? इस एल्किन की स्टेबिलिटी से। अगर ये एल्किन ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब क्या हुआ? कि टीएस भी क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। क्योंकि फर्क इतना सा है, यहां ये बॉन्ड कैसा है? पार्शियल, और यहां ये बॉन्ड क्या है? कंप्लीट। बस इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क। इसका मतलब अगर मोर स्टेबल एल्किन बनेगी तो टीएस भी क्या बनेगी? मोर स्टेबल। एक्टिवेशन एनर्जी कम और रिएक्शन फास्ट। तो इसका मतलब हम बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। हम एल्किन्स बना बना कर देखेंगे। क्या देखेंगे? एल्किन्स बना बना कर देखेंगे। अगर एल्किन ज्यादा स्टेबल रहेगी तो रिएक्शन का रेट क्या रहेगा? फास्ट। अब आप बताइए, आपको E2 करवाना है। क्या करवाना है? E2। अब आपको E2 करवाना ना चाहिए। बताइए E2 कैसे होता है? अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, हटा ले डबल बॉन्ड। तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनकर आएगा, उम्मीद करता हूं यही बनेगा। क्या? अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, हटा दे डबल बॉन्ड, बना दे। इसमें बताओ, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, हटा दे डबल बॉन्ड, बना दे। तो ये एल्किन्स आप लोगों के सामने बनकर आ जाएंगे यहां पर। पक्का? इसमें भी अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, हटा दे डबल बॉन्ड, बना दे। अब आप ही को बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल एल्किन कौन सी है। 1 मिनट सर, मैं तो चेक ही नहीं कर पा रहा हूं एल्किन की स्टेबिलिटी। अबे दिमाग से पैदल इंसान। 3 3 6 3 9 और 3 12। क्या इसमें रेजोनेंस है? नहीं। तो फिर क्या देखोगे? हाइपर कॉन्जुकेशन। 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 9 अल्फा एच, 12 अल्फा एच। इसमें 9 अल्फा एच, उसमें 6 अल्फा एच। तो आप जानते हैं इस एल्किन की स्टेबिलिटी सबसे, अगर इस एल्किन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो इसी की टीएस भी सबसे
ज्यादा स्टेबल, टीएस सबसे ज्यादा स्टेबल तो एक्टिवेशन एनर्जी कम और रिएक्शन फास्ट। इसका मतलब जो एल्किन का स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा वही इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से मिलेंगे? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? SN2 में उल्टा था, SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता था क्योंकि वहां हिंड्रेंस से दिक्कत होती थी, और यहां सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? 3 डिग्री। क्या मैंने समझा दिया आपको? मैंने ये भी बताया है कि हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से रेट क्यों डिसाइड कर रहे हैं। हालांकि रेट का प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से कोई लेना देना, क्योंकि यहां प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ही किस में दिख रही है? टीएस में। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो आपकी टीएस भी ज्यादा स्टेबल है। तो आप टीएस की स्टेबिलिटी देखने के बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख लो, वहीं से आपके आंसर्स आ जाएंगे। छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। रेट की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, एक ही बात है। रेट ऑफ E2 रिएक्शन, रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। Rate of E2 reaction is directly proportional to stability of alkene. एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, E2 का रेट उतना ही क्या होगा? फास्ट। अगर हमसे पूछे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, E2 फास्ट कौन देगा? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। निपटा दिए हो क्या? अब निपटा दिया है क्या? आज में निपटा पाओगे क्या? जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। थ्योरी को एकदम जबरदस्त तरीके से रिवाइज कर लो, क्योंकि जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो फिर ये नहीं है नोटबुक देख देख के करोगे। एनसीईआरटी भी आपको टिक करके मिल जाएगी ग्रुप पे कि कौन कौन सा पढ़ना है। अपने को एल्काइल हैलाइड चैप्टर में टाइम लगेगा, अल्कोहल, ईथर, फिनोल में कोई टाइम नहीं लगेगा। नॉर्मली मैं E2 को बाद में पढ़ाता था, क्लियर। लेकिन इस बार सोच लिया बिल्कुल एनसीईआरटी की तर्ज पे ही चल रहे हैं, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। निपटा दिया है? चलिए, तो ये आपके सामने बातें हो गई हैं किसकी? रेट की। नेक्स्ट इधर पॉइंट लिखेंगे, रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी इन E2, रीजियो सेलेक्टिविटी इन E2, रीजियो सेलेक्टिविटी इन E2। अब आधे ज्यादा तो लोग इस वर्ड को देखकर ही पागल हो जाएंगे कि रीजियो तो सर वर्ड ही हम पहली बार सुन रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, कुछ ने तो यस सर भी बोल दिया। इसका मतलब आइसोमेरिज्म के लेक्चर में वो थे ही नहीं। मैंने आइसोमर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक तो स्ट्रक्चरल, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बाद में लिंकेज या फिर रीजियो आइसोमर्स बोला था। स्ट्रक्चरल बोल दो, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोल दो, लिंकेज आइसोमर बोल दो, या फिर रीजियो आइसोमर बोल दो, एक ही बात है। तो यहां पर रीजियो, रीजियो का मतलब तो वैसे डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन। तो आपने लिखा हुआ रीजियो, रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब है कि कई बार आपके सामने ना प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट आपके सामने एक से ज्यादा बनेंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये हम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। समझना मेरी बात को ध्यान से। इधर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे चीजें और भी क्या हो जाएंगी क्लियर। ये हमारे सामने है, यहां पर लगा हुआ है बिहार, यहां पर आपके सामने लगा हुआ है हाइड्रोजन, क्लियर। रिएक्शन करवाई जा रही है OET माइनस के साथ। अब हमारे दिमाग में है कि हमें क्या करवाना है? E2, क्योंकि हम E2 करवाना सीख रहे हैं। कब होगा वो बात की बात है। तो बताइए, इस रिएक्शन में अल्फा से कौन हटेगा?
हेलोजन। बीटा से कौन हटेगा? हाइड्रोजन। सर लेकिन दिक्कत की बात यह है, वी हैव टू टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन ये भी है जो कि अल्फा से नेक्स्ट है, बीटा कार्बन वो भी है जो कि अल्फा से यहां रायता फैलेगा, कि इन दोनों में से कौन सा बीटा एच हटाकर हम प्रोडक्ट बनाए। तो देखिए ध्यान से, अगर अपन यहां से अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटाते हैं तो प्रोडक्ट बता सकते हो, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन हटाने पर यही प्रोडक्ट बनेगा क्या? अल्फा से हेलोजन बीटा से, तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। अगर ऐसा हो जाए, अल्फा से तो क्या हटा रहे हैं? हेलोजन, और बीटा डैश से क्या हटा रहे हैं? हाइड्रोजन। ये डैश इसलिए लगाए ताकि इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सके, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब ये दोनों हमारे सामने बन सकते हैं। आप बताइए, बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या है? लिंकेज आइसोमर्स या फिर रिजियो आइसोमर्स। तो जब आपके सामने दो रिजियो आइसोमर्स बने तो उनमें से ज्यादा कौन सा बनेगा, यही डिसीजन लेना आपका रिजियो सिलेक्टिविटी होती है। क्लियर? तो आप बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा, क्योंकि 3 और 3 6 अल्फा एच, और यहां पर कितने हैं? 2। तो ये आपका क्या है? मोर स्टेबल। तो जो आपका मोर स्टेबल होता है वही क्या बनता है? ज्यादा। ये रहेगा मोर स्टेबल। और ये क्या है? लेस स्टेबल। मैं जानता हूं बहुत सारे सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी तूने कैसे डिसाइड की, एक बार हमें भी तो बता। डबल बॉन्ड है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स बताई थी कि नहीं बताई थी? रेजोनेंस इसके अंदर है नहीं, तो फिर क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। 3 और 3 6, और यहां पर कितने हैं? 2। तो ये क्या है? मोर स्टेबल। ये क्या है? मोर स्टेबल। अभी मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, यहां पर हमें और भी बातें करनी है। तो जो मोर स्टेबल रहेगा वही आपका क्या रहेगा? मेजर। तो मेरे पास जगह नहीं है, आप इसके नीचे लिखोगे, मैं यहां लिख रहा हूं। मोर स्टेबल ही आपका क्या रहेगा? मेजर। मेजर का मतलब क्या बनेगा? ज्यादा। क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों एल्किन्स में से कौन सी एल्किन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, कौन सी एल्किन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाली या वो वाली? सब्स्टिट्यूटेड का मतलब नहीं समझ में आता है? अच्छी बात है, एकदम दिमाग से चौपट हो। ये आपकी एल्कीन है, इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन? चारों हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन को हटाकर एक अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं तो अब इस एल्कीन को मैं क्या बोलूंगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। आ गई बात समझ में? तो ये एल्कीन आपकी कैसी है? डाई सब्स्टिट्यूटेड। और ये एल्कीन आपकी कैसी है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मतलब आप ये कह सकते हैं ना, ये एल्कीन आपकी क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड। नॉर्मली आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से क्या होती है? मोर स्टेबल। क्यों? एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो अल्फा एच भी क्या होंगे? ज्यादा। यहां पर ये जो आपकी एल्कीन है ये क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड। ये हमारे सामने रहेगी लेस सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम बोलते हैं सेड्जफ एल्कीन। क्या बोलते हैं? सेड्जफ एल्कीन। ये सेड्जफ रूल भी होता है कि E2 का मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये सेड्जफ ने रूल दिया था, सीधा ट्रिक मारी थी उसने। क्लियर? तो ये सेड्जफ है। मैं जानता हूं आप इसको प्रोनाउंस ठीक से नहीं करना चाह रहे, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? दैट्स हाउ, लेकिन नाम का लोचा है, ये प्रोनाउंस ऐसे ही होगा। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक इसको ऐसे भी लिख देती हैं, ये अब आपके लिए सही है। तो ये दो अलग अलग केमिस्ट नहीं है। इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? सेट्सअप। दैट्सअप नहीं होता ये। क्या है ये? सेट्सअप। क्लियर? तो ये वाला लिखा मिल जाए, ये दो अलग चीजें नहीं है। तो सेट्सअप ने बताया कि E2 रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट कौन सी अल्किन्स होती हैं? मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। कारण? क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होती है? मोर स्टेबल। और ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स होती हैं इनको हम कौन सी एल्किन बोलते हैं? हॉफमैन। क्या बोलते हैं? हॉफमैन एल्किन के नाम से इनको जानते हैं, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है। ये भी केमिस्ट का नाम है। तो अगर आपसे पूछे सेट्जेफ एल्किन मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि मोर स्टेबल, हॉफमैन एल्किन मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड यानी कि लेस स्टेबल। तो अगर आपसे पूछे E2 रिएक्शन का प्रोडक्ट सेट्जेफ एल्किन बनेगी या हॉफमैन एल्किन बनेगी? सेट्जेफ। क्या बनेगी? सेट्जेफ। इस नाम को लेकर इतने परेशान मत हो, इसको क्या बोलते हो? किसी ने तो बोला होगा के साइलेंट है, किसी ने तो बताया होगा, वरना तो कनाइफ नहीं पढ़ते हम इसको। तो ये क्या है? सेट्जअप। आज आपको पहली बार बताया जा रहा है, इट इज प्रोनाउंस एज सेट्जअप। छापेंगे, आगे बढ़ो। तो यानी कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के बीटा एच होंगे तो उसमें भी हम मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे। जो ज्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा? मेजर। तो आपको ये ऊपर वाले पॉइंट इसके नीचे लिखते हुए चलने, मेरे पास जगह नहीं थी, कुछ एकदम 100% कॉपी करेंगे ऐसे लिखेंगे। अब क्या, मैंने तो ऊपर जगह बना ली, उनके पास ऊपर जगह, तो उसी पर दो दो तीन तीन बार लिख देंगे।
कि क्या ही फर्क पड़ रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है वो भी तो समझ में नहीं आ रहा, इसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा। बात तो मैं सारे ही सही करता हूं बेटा, ये सही बातें 3-4 साल तक चलती हैं। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। इसमें भी दो बन सकती हैं, एक सिस और एक ट्रांस। जीआई करेगा कि नहीं करेगा डबल बॉन्ड? तो सिस ज्यादा स्टेबल होता है कि ट्रांस? ट्रांस। तो ये ज्यादा बनेगा इसमें। वो थोड़ा सा स्टीरियो स्पेसिफिक वाली बातें हो गई, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम निपटा देंगे इसको। निपटा दिया है क्या? यानी कि अगर हमारे पास चॉइस ऑफ बीटा हाइड्रोजन हो तो हम बता देंगे कौन सा बीटा एच हटने के बाद मेजर बनेगा, जहां से एल्किन क्या बन रही होगी, ज्यादा स्टेबल। अगर हमसे स्टेटमेंट में खेलना चाहे कि A2 रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट सेट्स एल्किन होगी कि हॉफमैन एल्किन होगी, सेट्स एल्किन होगी, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनमें डरने की जरूरत नहीं। पक्का? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने रहेगा और सेकंड लास्ट रहेगा। आगे बढ़ जाऊं? कोई ऐसा तो नहीं जो यही रुका हुआ है? फिर बाद में आप सब बोलो, अब सब का मतलब गालियां ही होती हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा बेस यूज्ड, बेस यूज्ड इन E2 रिएक्शन, बेस यूज्ड इन E2 रिएक्शन। भाई हमें पता कैसे चलेगा कि E2 करवाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि E2 को इतना डिटेल में डिस्कस एनसीईआरटी ने नहीं किया। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसने थोड़ा सा लिखा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर लिख देता है यू विल स्टडी दिस रिएक्शन इन हायर क्लासेस, चला जाता है। क्लियर? लेकिन ये जो है इसका इस्तेमाल रहता है कि कब हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है और कब हमें एलिमिनेशन। पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हम नॉर्मली दो टाइप के बेस का इस्तेमाल करते हैं। कितने टाइप का? दो टाइप के बेस का इस्तेमाल करेंगे। एक तो बेस आपका रहेगा NH2 माइनस। कौन रहेगा? NH2 माइनस, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स अ वेरी पावरफुल बेस। और एक हमारे सामने रहेगा RO माइनस। क्या रहेगा? RO माइनस, जिसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। ये दो बेस हैं जो हम E2 रिएक्शन में इस्तेमाल में लेंगे। इसमें R बदल सकता है। क्या बदल सकता है? R। क्लियर? इनके अलावा आपको जीवन में एलिमिनेशन सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यही दो आएंगे तो एलिमिनेशन सोचना है, उनके अलावा एलिमिनेशन नहीं सोचना है। अब सबसे पहले वाले पर बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले वाले पर अगर एरो पर लिखा हुआ है NaNH2, इसको सोडामाइड बोलते हैं ना, Na प्लस NH2 माइनस, कई बार क्या लिख देगा? KNH2 लिख देगा। NaNH2 था तो ठीक था, KNH2 लिख देगा तो पेपर छोड़ के भग लेंगे हम। अबे Na प्लस K प्लस में तो कोई फर्क ही, टेट्रायन है वो तो। क्लियर? साथ में सॉल्वेंट क्या रहेगा? लिक्विड अमोनिया। देखिए एक बात आप समझ लीजिए मेरी बात को ध्यान से, कि सॉल्वेंट हम जब भी बेस इस्तेमाल में लेते हैं ना, तो सॉल्वेंट उसी का कॉन्जुगेट एसिड देते हैं। जैसे यहां सॉल्वेंट कौन है? NH2, सॉरी बेस कौन है? NH2 माइनस, तो सॉल्वेंट कौन लेना पड़ेगा? अमोनिया। अगर आप बेस क्या लेते? OH माइनस, तो सॉल्वेंट कौन लेते? वाटर। उसके पीछे लॉजिक होता है, टाइम आने पर आपको बताऊंगा। अमोनिया रूम टेम्परेचर पर क्या होता है बताओ? प्रोसेस पढ़ लिया होगा शायद अब तक। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अमोनिया रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? गैस। और ये कैसा है? लिक्विड। इसका मतलब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम है। ज्यादा बोल रहा है राक्षस। ये टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। क्लियर? दूसरा आप ध्यान से सुनना, अगर एरो के ऊपर आपको ये दिखाई दे जाए टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये दिखाई दे जाए टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, यहां पर कई बार K प्लस रहेगा, कई बार Na प्लस रहेगा, उससे कोई फर्क। और ये इसका क्या रहेगा? सॉल्वेंट। या फिर वो लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख देगा एल्कोहलिक KOH। क्या लिख देगा? एल्कोहलिक KOH, और साथ में हीट, या फिर एल्कोहल भी स्पेसिफाई कर देगा, जैसे C2H5OH। बताइए ये क्या है? एल्कोहल, इथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? इथेनॉल के नाम से इसको जाना जाता है, ये इथेनॉल है। और साथ में क्या दे देगा? KOH।
तो बताओ ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन सेम कि अलग अलग? सेम। यहां पर बस अल्कोहल को स्पेसिफाई नहीं किया गया, मतलब अल्कोहल और केओएच दोनों है, यानी कि अल्कोहल के अंदर क्या लिया गया है? केओएच। और यहां पर अल्कोहल को स्पेसिफाई कर दिया है। तो दोनों कंडीशन सेम है, बस यहां अल्कोहल नहीं पता और यहां अल्कोहल पता है, इतना सा फर्क है। ये जब भी आपके सामने आ जाए तो आपको निश्चिंत होकर क्या करवाना है? एलिमिनेशन। ऑलवेज एलिमिनेशन करवाना है। क्या करवाना है? ऑलवेज एलिमिनेशन के बारे में ही सोचना है। गो फॉर एलिमिनेशन। क्या कह रहा हूं? गो फॉर एलिमिनेशन। यहां पर आपको ऑलवेज एलिमिनेशन करवाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आरएस। इरिस्पेक्टिव ऑफ आरएक्स, मतलब आपका आरएक्स कौन है, क्या है, कैसा है, से फर्क। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, कद्दू फर्क, ये पैदा ही एलिमिनेशन करने के लिए। ये जब भी आएंगे क्या करेंगे? एलिमिनेशन। यानी कि इनकी प्रेजेंस में अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन हटा दे, डबल बॉन्ड, खत्म हो गया। ठीक है, दो बेस हमारे सामने ऐसे बचते हैं जो सोच समझकर काम करते हैं। एक तो आपके सामने आ जाए कौन? इथॉक्साइड आयन। बताइए सॉल्वेंट कौन रहेगा आपके सामने? C2H5OH। या फिर आपके सामने कौन आ जाए? मिथॉक्साइड आयन। अब यहां पर Na+ K+ आ सकता है, उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सॉल्वेंट कौन रहेगा? मीथेनॉल। ये कभी सब्स्टिट्यूशन और कभी एलिमिनेशन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है और बेस का भी काम कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे तो SN2 करेंगे, और बेस का काम करेंगे तो E2 करेंगे। तो ये कभी सब्स्टिट्यूशन और कभी एलिमिनेशन। इसको भी एक लाइन में खत्म कर दूंगा। कितनी लाइन में? एक लाइन में खत्म कर दूंगा इसको भी आगे। लेकिन पहले ये समझ लो, अगर ये आपके सामने दिए हुए हैं तो आपको एलिमिनेशन ही करवाना है। क्या करवाना है? एलिमिनेशन। गो फॉर एलिमिनेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ आरएक्स, मतलब आपका आरएक्स प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कद्दू फर्क नहीं पड़ता। क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, कोई फर्क। छापिए, आगे बढ़िए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई एलिमिनेशन का, कि आपको हिंट कैसे लगेगा कि हमें एलिमिनेशन करवाना है। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें और भी। आप बोलते रहते हो ना कि पेपर कहां से आता है? एनसीईआरटी से। कहां से आए? एनसीईआरटी से। तो आपको बता दूं, नीट अभी तक ढंग से 12th एनसीईआरटी के लेवल पर गया नहीं। अगर एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उठाने लग गया ना नीट, साफ कर देगा, मैं बता रहा हूं। फिर दुआएं करोगे कि एनसीईआरटी से ना आए। जैसे सब्जी में नमक होता है स्वाद अनुसार, वैसे एनसीईआरटी है औकात अनुसार। जिसकी जितनी औकात उसको उतना समझ लेता है, और जिसकी जितनी औकात उसको उतना समझा देता है। इसी एनसीईआरटी से नीट का पेपर बनता है, इसी एनसीईआरटी से जेई मेंस, और इसी एनसीईआरटी से जेई एडवांस। तीनों के पेपर के लेवल में डिफरेंस दिन रात का होता है, लेकिन पूछते तीनों ही एनसीईआरटी से। तो ऐसा मत सोचा करो कि एनसीईआरटी से आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। ढंग से अगर पेपर एनसीईआरटी से बना दिया तो निपटा दिए जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बहुत खास बात है, कुछ बातें थ्योरी में करेगा, कुछ बातें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करेगा, और वो क्वेश्चंस देगा जिसका थ्योरी दिखाई नहीं होगा उसको, और वहां भी उसको ठंडक नहीं मिलेगी। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बीमारी और है, वहां बात करें। कुल मिलाकर वो अपनी बातें सारी करता है। जितना भी उसने लिखा है बहुत जबरदस्त लेवल पर लिखा है, और स्टैंडर्ड बुक से उठा उठा के लिखा हुआ है। देखिए मिस्टेक तो होती है, ह्यूमन एरर है, मिनिमाइज किए जा सकते हैं, कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप जानते हैं आपके नेगेटिव होंगे ही होंगे, एक दो क्वेश्चंस आते हुए भी क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। आप कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। हाँ सर मैं पैंट नहीं करूंगा, रोल नंबर लिख के और फॉर्मेलिटी करके दे आऊंगा। अब बताओ कहां से नेगेटिव होगा? जीरो कर दिया मैंने तो क्या कर दिया? तो क्वेश्चंस भी जीरो अटेम्प्ट किए ना, फिर आपने निपटा दिए हैं क्या?
तो ये दो अलग कैटेगरी के हैं। ऑलवेज वाले यहां तक हैं, मुझे बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे नींद में होंगे, तो इस लाइन को सीधा खींच देंगे। ये बाउंड्री लाइन है, इनका अभी कुछ नहीं बताया है कि सब्स्टिट्यूशन कब और एलिमिनेशन कब, लेकिन ऊपर वालों का क्लियर हो गया है, वो क्या करेंगे, एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट रहेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या रहेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री। बताओ E2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, H और X सेम साइड से हटेंगे कि अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड से। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के सामने लिख दीजिए, E2 रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, E2 reaction is an example of, E2 reaction is an example of anti-oblique trans elimination. E2 reaction is an example of anti-oblique trans elimination. E2 reaction is an example of anti-oblique trans elimination. आगे बात समझ में। चलिए, तो ये हमारा थ्योरी पार्ट कवर हो गया है। क्या कवर हो गया है, थ्योरी पार्ट। क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following, arrange the following in decreasing reactivity of E2 reaction. Arrange the following in decreasing reactivity of E2 reaction. Arrange the following in decreasing reactivity of E2 reaction. Reactivity का मतलब क्या पूछ रहा है, रेट। क्या पूछ रहा है, रेट। पहले क्वेश्चन को बताओ कैसे हैंडल करोगे इसको। रिएक्टिविटी in E2, reactivity in E2 is directly proportional to stability of alkene. Stability of alkene, क्या ये बात सही है। अगर एल्किन ज्यादा स्टेबल बनेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, और एल्किन कम स्टेबल बनेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। लीजिए, अब क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आप जाने आपका काम। बातें मत किया करो, ये बहुत गंदी आदत है, और आपको लगता है कि सर बातें किए बिना अपना काम नहीं चलेगा, तो एक दिन डिसाइड कर लेते हैं, उस दिन अपन बात ही करेंगे केवल। ठीक है, जिस दिन मेरी क्लास नहीं होगी उस दिन मैं लगा लेता हूँ एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, नहीं बातें करेंगे ना, इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर एक्स्ट्रा में भी आओ। इससे क्लियर होता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब टाइम पास कर रहे होते हो। तो डिपेंड कर रहा है कि प्रायोरिटी किसकी। अगर आप पढ़ा रहे हो तो बातें इंपॉर्टेंट है, और हम फ्री बैठे हैं तो बातें इंपॉर्टेंट नहीं। उसमें आप में भी मैं ही स्पेसिफाइड हूं, किसी की भी हो बातें तो करोगे ही करोगे, ये भी फर्क पड़ता है ना। हर किसी की क्लास में थोड़ी बातें होती हैं, कुछ ही टीचर्स की क्लास में बातें होती हैं। तो भाई बैठ के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, कभी भी जा सकते हो आप। ये मत सोचा करो कि अब इसकी क्लास में बैठना क्या है, मजबूरी है, बिल्कुल भी नहीं। चलती क्लास से भी चले जाओ, कोई वो प्रॉब्लम नहीं मेरे को, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी जाओगे जल्दी आओगे, पेपर से पहले पूछना शुरू कर दोगे कौन से पेज में आ रहे हो उसे, और ये सच्चाई है। बताइए क्या रहेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। इसमें ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, और ये कौन सा है 1 डिग्री। इसमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल, इसमें कम, और उसमें सबसे कम। E2 कैसे करवाओगे, अल्फा से हेलोजन, बीटा से कोई से भी हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे सेम है।
अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। पक्का? यस, 2 कौड़ी का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बताएंगे क्या रहना चाहिए। देखिए, इसमें अगर अपन बात करें, ये अल्फा है, ये बीटा है। पहले सोचो यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। कभी सोचो कि यहां से H क्यों नहीं हटा रहे? पहली बात तो यहाँ H है ही नहीं, 4 बॉन्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां से अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। तो इस बार जब आप देखोगे तो एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या मिलेगी आपको? सेम, सभी में ही पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस में रहेगा। तो इस बार किस तरीके से देखें, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, वो भी सेकेंडरी। लेकिन यहां पर जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? CH। यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? CD। और यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? CT। अब इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये तो हमें RDS बताएगा। कौन बताएगा? RDS। अगर ये बॉन्ड RDS में टूटे हैं, ध्यान से सुनो, अगर ये बॉन्ड RDS में टूटा है CH बॉन्ड, तो ही इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। अगर ये बॉन्ड RDS में नहीं टूटा है CH, तो फिर कोई लेना देना नहीं है। तो चलते हैं वापस। डिजिटल बोर्ड के बहुत सारे नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। क्लियर? आपको रिकॉल करवाने की जरूरत नहीं। देखो, क्या आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड RDS में टूट रहा है? क्या आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड RDS में टूट रहा है? तो फिर तो रिएक्शन का रेट इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। तो CH बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? CD। CD से ज्यादा CT। तो अब तो शायद आप रिएक्शन का रेट बता पाएंगे। कौन सबसे फास्ट करेगा? फास्ट। थर्ड नहीं, राक्षस फर्स्ट। CH बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन फास्ट, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद निपटाओ। अगले क्वेश्चन को भी निपटाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से निपटाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से निपटाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले बताओ लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? लिविंग ग्रुप यहां से हटाना बहुत मुश्किल रहेगा। sp2 कार्बन पर है। हटने के ना हटने के कारण तो बहुत सारे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होना, बहुत रीजन है। बट sp2 कार्बन पर अगर लिविंग ग्रुप लगा है तो वो sp3 वालों से स्लो रिएक्शन देता है। क्लियर? तो यहां तो ये सारे किस पर है? sp3 पर। कहां पर है? sp3 पर। कहां पर है? sp3 पर। तो यहां तो कहीं से भी H हटा लो, कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से H हटा लो, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बनेगा। ये अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन वो डबल बॉन्ड जब बनेगा तो बाकी के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा। और यहां पर अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन जब हटाओगे तो डबल बॉन्ड और वो तो एरोमेटिक बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? फोर्थ। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद फर्स्ट। तो बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और हम रिवाइज करके जाते हैं तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनेगा। मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं, ऑर्गेनिक समझ में आना और समय पर याद आना दो अलग चीजें। अगर आप इसको रिवाइज करके गए हैं, टेस्ट पेपर का अगर ये सिलेबस है, क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आप रिवाइज नहीं करके गए तो क्लास में कितना भी अच्छा समझ में आया हो, आपको याद नहीं आएगा करना क्या है। निपटा दिया है क्या? चलिए एक क्वेश्चन और फिर आगे रिएक्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे। नंबर 4, बताइए दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए E2 रिएक्शन को लेकर? दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए E2 रिएक्शन को लेकर, फर्स्ट या सेकेंड? देखो दोनों में एल्किन बना लो, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, यही है चटेंगे। अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, दोनों में ही रेजोनेंस है। दोनों में पाई बॉन्ड में रेजोनेंस है, यस। लेकिन दोनों में से अच्छा रेजोनेंस किस में है? देखो, यहां जब रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? कार्बन पर। और यहां जब रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर। तो वहां अच्छा रेजोनेंस है। क्लियर? इसका मतलब सेकंड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने इस प्रकार के हो सकते हैं। अब आपको एल्काइल हैलाइड में बहुत ज्यादा रिएक्शंस इनकी देखने को नहीं मिलेंगी, तो आपको लगेगा कि सर कहां चल रहे हैं।
ये रिएक्शंस एल्कीन और एल्काइन की प्रिपरेशन में गिवन है। कहाँ गिवन है? एल्कीन और एल्काइन की प्रिपरेशन में गिवन है। तो जैसे हम इसको कवर करेंगे तो एल्कीन की बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो प्रिपरेशन मेथड है वो कवर हो जाएंगे, और एल्काइन के भी प्रिपरेशन मेथड क्या हो जाएंगे? कवर। तो एनसीईआरटी पूरी कवर होती हुई आएगी। आपको निपटा दिया है क्या? और रिएक्शन में पहली रिएक्शन हमारे सामने आ रही है। रिएक्शन में पहली रिएक्शन हमारे सामने आ रही है। लिखिए, रिएक्शन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स। रिएक्शन ऑफ विसिनल ऑब्लिक जेमिनल डाइहैलाइड्स। Reaction of vicinal and geminal dihalides with sodamide NaNH2। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? NaNH2। बताइए NaNH2 में कौन है आपके सामने? NH2 माइनस। और शायद इसके बारे में तो आप जानते हैं, ये वो बेस है जो क्या करेगा? एलिमिनेशन। तो डाउट होना ही नहीं चाहिए कि हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है या एलिमिनेशन। गो फॉर एलिमिनेशन। तो इसमें लिखेंगे नेक्स्ट, स्टार लगाकर। यहां से पूरा एक क्वेश्चन आपके सामने क्या हो जाएगा? सॉल्व। विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स reacts with NaNH2, reacts with NaNH2, reacts with NaNH2 to form alkyne, to form alkyne। अब इसको याद नहीं करना है, बनेगा वो आपको बनता हुआ दिखेगा। to form alkyne, underline the word alkyne, to form alkyne। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आने लगे। यहां पर है Br, यहां पर भी है Br, यहां पर है CH3, यहां पर है H और यहां पर है H। सबसे पहले बताओ मुझे, विसिनल है या जेमिनल है? विसिनल। तो ये हमारे सामने है क्या? विसिनल, विसिनल डाइब्रोमाइड। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, ये रहेगा विसिनल डाइब्रोमाइड। रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? NaNH2। अगर यहां पर KNH2 लिख देता तो आप तो क्वेश्चन को छोड़ के भाग लेते। NaNH2 लिक्विड अमोनिया। तो इसमें मेन रोल किसका है मेरे भाई? पूरा रोल है किसका? NH2 माइनस। पक्का? अब बताओ कैसे होगा? आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? NH2 माइनस हुआ आया है। क्या हुआ? डाउट था? वो बातें भी कर रहे हैं, वो बात शेयर भी नहीं कर रहे, तो फिर ऐसी बातें क्यों करते जिसको शेयर नहीं कर सकते हैं? आप मान लीजिए अगर आप दो लोगों को बात नहीं बता सकते कि ये बातें चल रही थी, फिर उसका कोई मतलब? कोर्ट में भी जाओगे तो बात तो पब्लिकली आएगी कि नहीं आएगी? जज को तो बताना ही पड़ेगा। तो ऐसी बातें मत किया करो ना जो बता नहीं पाओ। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लो, उसमें तो कोई दिक्कत की बात। ऐसा नहीं है कि मेरे बताने के बाद समझ में आ ही जाएगा, लेकिन मुझे कोशिश करने का मौका तो, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इसने उससे पूछा भी नहीं और इससे पहले हमने डिसाइड कर दी कि नहीं समझा पाएगा। हो सकता है, फिर मैं आपको नहीं जानता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि तू नहीं जानता, मैं तुझसे पहले बहुत ट्राई करके चले गए, हमको आज तक कोई समझाई। एक्सेप्शनल केसेज अगर है तो बात अलग है। चलिए तो हम वापस लौटते हैं। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? देखो, लिविंग ग्रुप है कि नहीं है हैलोजेंस, तो ये हटेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन से या NH2 माइनस। बोलता है मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं केवल एलिमिनेशन के लिए ही आता हूं, तो सब्स्टिट्यूशन तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटा दूंगा, डबल बॉन्ड बना दूंगा। तो देखो, अगर इस हैलोजन के रिस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा, और ये कौन सा हो गया? हाइड्रोजन बीटा। पक्का? तो देखिए NH2 माइनस यहां करेगा अटैक, इस H को हटाएगा, इसी के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे और यहां से Br हटेगा, यानी कि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। बताइए इधर कौन बचेगा? CH3H। इधर कौन बचेगा? Br और CH3।
इस कार्बन से कौन हट गया, H, उस कार्बन से कौन हट गया, Br, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, हटा दे डबल बॉन्ड, साथ में बताइए NH2 माइनस ने H प्लस खाया तो क्या बनेगा, अमोनिया, क्लियर, और Br माइनस बाहर निकलेगा, जिसका इंतजार कौन कर रहा होगा, Na प्लस, टेट्रायन, उसका कोई रोल नहीं है। अब बताइए वापिस से, क्या एक हेलोजन और है, यस, एक हेलोजन और है, यस, ध्यान से सुनना, लेकिन सर ये हेलोजन तो डबल बॉन्ड के ऊपर लगा हुआ है, डबल बॉन्ड पर लगने से क्या दिक्कत हो गई है, सर आप समझिए, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करेगा, तो क्या इसको हटा पाना इतना आसान होगा जितना इसको हटा पाना था, क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्ड था, 100% आसानी से टूट गया, बट ये बॉन्ड 100% सिंगल नहीं है मेरे भाई। NH2 माइनस बोलता है कि तुम शायद मेरे बारे में जानते ही, पैदा ही एलिमिनेशन करने के लिए हुआ हूं, चाहे आपका हेलोजन डबल पर हो चाहे सिंगल पर हो, हटा दूंगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हूं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इवन RO माइनस से भी क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग। बताइए ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर नेगेटिव, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है तो लेस बेसिक होगा, यानी कि NH2 माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, ये बेसिक स्ट्रेंथ की बातें चल रही हैं, तो बोलता है कि मैं निपटा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भले डबल बॉन्ड पर ही क्यों ना लगा हुआ आपका लिविंग ग्रुप। रिएक्शन वापिस से होगी NaNH2, क्लियर, जिसमें Na प्लस और NH2 माइनस, बताइए ये करेगा इसके ऊपर अटैक, ये जाएगा इधर और Br निकलेगा बाहर, खटैक, बताइए कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, बनेगा कि नहीं बनेगा, और बाहर कौन निकल गया बनकर, अमोनिया, और साथ में NaBr, बताइए रिएक्शन में NH2 माइनस के कितने मोल लग गए हैं, 2, कितनी बार एलिमिनेशन किया है, 2 बार, पहले एक Br को निकाला फिर दूसरे Br को निकाला, क्या NH2 माइनस डबल बॉन्ड पर लगे हुए हेलोजन को हटाने में कामयाब है, यस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, निपटा देगा, इसको कोई फर्क। तो आपने थोड़ी देर पहले ये तो लिखा है KNNS2 reacts with vicinal geminal dihalides and forms alkyne, तो बंद हो गई, रटने की क्या जरूरत है, निपटाओ इसको जल्दी से। ये चैप्टर अल्काइन में लिखा हुआ है, प्रिपरेशन मेथड, जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। निपटा दिया है क्या, तू राक्षस पंख की तरफ क्या देख रहा है, तू बैठा भी दूर है, गिरेगा तो भी तेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो उसके नीचे बैठे उनको टेंशन नहीं है। निपटा दिया है क्या, तो NH2 माइनस डबल बॉन्ड पर लगे हुए हेलोजन को हटा देगा बहुत आसानी से, इसका मतलब सर कोई नहीं हटा पाएगा, इसीलिए आपने इसको डिस्कशन में लाए, अगर सब हटा देते तो आप ऐसे इसको अलग से नहीं बताते। यस, थोड़ी देर बाद RO माइनस फैल जाएगा, RO माइनस की औकात नहीं रहेगी, NH2 माइनस इसलिए हटा ले गया क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। निपटा दिए हो क्या, पक्का, चलिए इसके बारे में आपके क्या ख्याल, बताओ, विसिनल है कि जेमिनल, ये हमारे सामने है जेमिनल डाई क्लोराइड, जेमिनल डाई क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाई गई है बेटा, किसके साथ, NaNH2 के साथ, ये हमारे सामने है, लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करवाई गई है, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलाएंगे अपने दिमाग को जल्दी से खुद से, क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई करो। ये कौन सा कार्बन हो गया है, अल्फा, और ये कैसा कार्बन हो गया है, बीटा, ये तो मैंने सजा सजा के लिखा है इसको, वो तुम्हें ऐसे लिख के थोड़ी देगा, इतना सजा के लिखेगा, अल्फा बीटा हेलोजन अलग से हाइड्रोजन अलग से,
तो इतना लिखने से बढ़िया लिख ही देगा थर्ड आंसर सही है। जब उसको आपका क्वेश्चन सही करवाना है तो सीधा आंसर ही बताएगा ना, और ऐसा कभी होता नहीं है। तुम पहली बार नीट दोगे तो हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि मैं तो जिस पे भी टिक लगाऊंगा वो सब सही निकलेंगे, या मेरे वाले पेपर में आंसर को किसी न किसी तरीके से हाईलाइट कर दिया जाएगा, सही आंसर बोल्ड लेटर में आ जाएगा, या कुछ ना कुछ वहां पर हिंट मिल जाएगा कि यही आंसर सही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो माइनर में आ रहे हैं हो सकता है उससे भी कम रिजल्ट आए, जो माइनर में आ रहे हैं उससे भी कम मार्क्स आ सकते हैं, मार्क्स उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ये तो डिपेंड करेगा कि जो सिलेबस खत्म होने के बाद 2-3 महीने आपको मिलेंगे उसमें आप कितने पढ़ाई करते हैं। और बहुत जबरदस्त आपने पढ़ाई की तो 200 वाला 600 भी ला सकता है, और एकदम पढ़ाई छोड़ दी तो 600 वाला फेल भी हो सकता है बोर्ड में। हाँ, नीट में तो फेल पास कुछ होता ही नहीं है। बताइए किस प्रकार से रिएक्शन करवाएंगे। पैन नहीं चल रहा है भाई साहब लोगों का कि कैसे करवाएंगे रिएक्शन। हमें तो लगता है आप भी 3-4 बार घर पे लिख के आते होगे कि कैसे रिएक्शन करवानी। नहीं, बात तो सही है, स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था तो ऐसे ही शुरू किया था। पढ़ाने से पहले 3-3 4-4 बार खुद रफ नोटबुक पर पढ़ा पढ़ा के देखते थे, ये हकीकत है। तो देखो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मास्टर को भी मेहनत करनी पड़े, वो बच्चा सोच रहा है कि बिना मेहनत के मेरे को समझ में आ जाएगा, तो इस बीमारी का इलाज नहीं है। बताइए, एल्फ जो बेस है कहां से हटाएगा, बीटा एच को, यहां से ये एच को हटाएगा, इसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और इन दोनों में से कोई एक सीएल फ्री हो जाएगी। तो बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, हटा ले डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बनेगा, साथ में कौन बना होगा, अमोनिया, और साथ में NaCl। उम्मीद करता हूं यहां पर किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं। सर रुकिए और सुनिए, ये जो सुनने में आया है Cl डबल बॉन्ड पर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप कर लेगा, क्या इसको हटा पाना आसान रहेगा। NH2- इज ए पावरफुल बेस, ये निपटा देगा। कोई और होता तो शायद निपट जाता, लेकिन NH2- बहुत ही पावरफुल बेस होता है। ये फिर से करेगा अटैक, ये आएगा इधर और Cl निकलेगा बाहर, खटैक। बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्काइन की। ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, साथ में बनेगा NaCl और साथ में बनेगा अमोनिया। क्लियर। एल्काइन कैसी बनी है, सुनने में आया है टर्मिनल एल्काइन बनी है, टर्मिनल एल्काइन बनी है। और मैंने तो ये भी सुना है कि टर्मिनल एल्काइंस का नेचर एसिडिक होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। तो ये रिएक्शन यही रुकेगी कि रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ये रिएक्शन तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि NH2- क्या है, बेस। तो इसके साथ ये दोबारा रिएक्शन करेगा NaNH2 पक्का, जिसमें NH2- बेस है, किसको चुरा के ले जाएगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन। तो एक बार एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन चुरा ले जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। आप मुझे बताओ, क्या ये जो एसिड बेस रिएक्शन मैंने करवाई है ये वाली, क्या ये एसिड बेस फिजिबल भी है। ये कैसा वर्ड आपने इस्तेमाल में लिया है, फिजिबल वाला। हमने तो ऐसा कभी सुना ही। जीओसी में मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आंसर सही आएगा, लेकिन ऐसी बातें हुई हैं आपकी और हमारी कि एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करना कि एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। आप जानते हैं अगर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रही है तो फिजिबल होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर करती है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास दो एसिड है, जीओसी तो चलती ही रहेगी साथ, जीओसी के बिना तो मामला चलेगा ही नहीं। एक साइड तो अमोनिया है और एक ये है, बताइए किसके एसिडिक नेचर ज्यादा है, किसके एसिडिक नेचर ज्यादा है। ये H ज्यादा एसिडिक है कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ज्यादा एसिडिक है, कौन सा, कार्बन sp है, कार्बन कैसा है sp, और नाइट्रोजन कैसा है sp3। क्लियर। तो अभी दिमाग पर जोर डालो, ये एनायन ज्यादा स्टेबल या ये एनायन ज्यादा स्टेबल, इसकी ईएन ज्यादा और मोर ईएन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम, मतलब जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल उसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही आएगा क्या, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। NH2- इस H को चुरा सकता है, कारण ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बनने वाला वीक एसिड है, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जल्दी से निपटाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से निपटाएंगे, आगे बढ़ेंगे।
निपटा दिए हो क्या? इसमें अगर आपको यहां तक जाते जाते पूछे कि बताओ NaNH2 के कितने मोल लगे, यहां तक जाते जाते कितने मोल लगे हैं? 3। पहला मोल एलिमिनेशन में, दूसरा मोल एलिमिनेशन में, और तीसरा मोल एसिड बेस रिएक्शन। तो टोटल कितने इक्विवेलेंट लग गए? 3 इक्विवेलेंट जो है NH2 माइनस के कंज्यूम हो गए हैं इस रिएक्शन के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। निपटा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ बातें एनसीईआरटी ने लिख दी है। अगर एनसीईआरटी ने लिख दी है तो डिस्कस तो करनी ही पड़ेंगी। यहां भी Cl लगा है, यहां भी Cl लगा है। बताओ विसिनल है कि जेमिनल? ये हमारे सामने रहेगा जेमिनल डाई क्लोराइड, ये रहेगा जेमिनल डाई क्लोराइड। देखिए रिएक्शन करवाई गई है एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ करवाई गई है? एल्कोहलिक KOH, और साथ में दिया गया है हीट। बताइए सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? ये तो बेधड़क एलिमिनेशन वाली बात है, ठीक है। तो अगर आप एलिमिनेशन करवाओगे तो बताओ किस प्रकार से होगा? अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, E2 ही तो करवाएंगे यहां पर। तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटा दें और डबल बॉन्ड बना दें। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आएगा वो ये बनकर आएगा। क्लियर? ये प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा। अब क्या फर्दर रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अब देखिए इस रिएक्शन का जो बेस रहेगा वो कौन रहेगा? RO माइनस। अरे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल से OH माइनस H प्लस हटा लेगा तो RO माइनस तो बचेगा। RO माइनस और NH2 माइनस में से बताइए स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NH2 माइनस। NH2 माइनस डबल बॉन्ड पर लगे हुए हैलोजन को हटा लेगा, बट RO माइनस की औकात नहीं है। इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे थे क्या डबल बॉन्ड पर लगा हुआ हैलोजन हटेगा या नहीं हटेगा? तो यहां पर RO माइनस की औकात नहीं है, क्योंकि इसने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लिया है। अगर आपको रिएक्शन करवानी भी पड़ी तो ये रिएक्शन आगे बहुत ही स्लो होगी, ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसको हटा पाना इतना आसान नहीं है। तो अगर आपके सामने रिएक्शन में इसको हटाना हो, पहले रिएक्शन किसके साथ करवा दे? एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल को इन शॉर्ट लिखा हुआ है। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा? डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पर एक साइड रहेगा CH3, एक साइड H, एक साइड Cl और एक साइड H। ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे अल्फा से हेलोजन और बीटा से अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। तो अल्कोहलिक KOH में जाओगे तो यहीं तक रिएक्शन रुकेगी। लेकिन अगर आप रिएक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं तो फिर आप NH2 माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और NaNH2 में आप जानते हैं NH2 माइनस जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सपर्ट है डबल बॉन्ड पर लगे हुए हैलोजन को हटाने में। तो ये इस पर करेगा अटैक, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर और यहां से कौन निकल जाएगा? Cl। बताइए किसकी फॉर्मेशन कर देगा? ट्रिपल बॉन्ड की। तो दोनों बेस में फर्क नजर आया कि नहीं आया? RO माइनस डबल बॉन्ड पर लगे हुए हैलोजन को नहीं हटा पाएगा, कारण उसकी रिएक्टिविटी कम है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन NH2 माइनस हटा देगा कि कहीं हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बोलता मैं NH2 माइनस बोलता है इसको यहां नहीं छोड़ेंगे, इसको तो घर तक और छोड़ के आएंगे। कहां तक छोड़कर आएंगे? घर तक। क्यों? क्योंकि अभी तो एसिड बेस और करूंगा। टर्मिनल अल्काइन बनकर आई है क्या? यस। तो टर्मिनल अल्काइन के केस में क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। आगे बात समझ में? तो ये आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस ने पूछा था। किसने पूछा था? जेई एडवांस ने पूछा था। एक्चुअली यहां से और यहां जाना था। कहां से? यहां से यहां जाना था। तो उसने पूछा था बताइए कौन सा प्रोसीजर अपनाना चाहिए? एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवानी चाहिए, या पहले एल्कोहलिक KOH के साथ करवा लो फिर बाद में किसके साथ करवा लो? NaNH2, या डायरेक्ट NaNH2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो उसने ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो एल्कोहलिक KOH में आप यहीं पर रुक जाएंगे, आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हो। आगे बात समझ में? रिएक्शन के ना होने का कारण बताओगे? रिएक्शन ना होने का कारण, अरे रेजोनेंस करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेगा। तो RO माइनस वीक बेस है कंपेरेटिव टू NH2 माइनस। तो ये डबल बॉन्ड पर लगे हुए हैलोजन को नहीं हटा पाएगा, ये डबल बॉन्ड पर लगे हुए हैलोजन को नहीं हटा पाएगा। ध्यान रखना इसको। एनसीईआरटी लिखता है इसको प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइंस में साफ साफ कि RO माइनस इज ए वीकर बेस एज कंपेयर टू NH2 माइनस। तो नहीं हटा पाएगा डबल बॉन्ड पर लगे हुए हैलोजन को।
एलिमिनेशन करवा रहे हैं, डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो जाना ही किसके लिए जाता है, एलिमिनेशन के लिए। ये भी जाना ही किसके लिए जाता है, एलिमिनेशन के लिए। तो बोलता है डबल सिंगल कहीं लगाओ कोई फर्क, सबको निपटा दूंगा मैं, डबल बॉन्ड पर लगे हुए हेलोजन को भी हटा दूंगा। आप देख रहे हो कि इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये तुम्हें निपटाएगा। पूछेगा कि यहां से यहां जाने के लिए रिएजेंट बताओ कौन सा है, तो बढ़िया रिएजेंट डबल बॉन्ड पर हटाने के लिए कौन है, NH2 माइनस। स्टार लगाकर लिखेंगे इसको। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइंस का एक पार्ट खत्म हो गया है। ये रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइंस में दी है, ठीक है। निपटा दिया है क्या? लिखिए, NH2 minus is stronger base as compared to RO minus. NH2 minus is stronger base. NH2 minus is stronger base as compared to RO minus. NH2 minus is a stronger base as compared to RO minus. कोमा लगाकर, hence it can eliminate. Hence it can eliminate. Hence it can eliminate X. X को ऐसे लिखा करो. Hence it can eliminate X from doubly bonded carbon. Hence it can eliminate X from doubly bonded carbon. यानी कि sp2 लगे हुए कार्बन से घटा देगा. Hence it can eliminate X from doubly bonded carbon. यानी कि डबल बॉन्ड के कार्बन पर भी लगा हुआ है X, तो भी ये इसको हटाने में क्या है, X पर। आगे बात समझ में? चलिए, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे सामने आएगी, यकीन मानिए वो रिएक्शन आप पहले से ही जानते हैं, बस आपको पता नहीं होता है कि वहां हमें एलिमिनेशन करवाना है। हालांकि रिएक्शन का प्रोडक्ट आप बहुत आसानी से बताएंगे। दूसरी रिएक्शन, डीहेलोजिनेशन। दूसरी रिएक्शन कौन सी रहेगी, डीहेलोजिनेशन। आप बताइए, डीहेलोजिनेशन का मतलब केवल कौन हटेंगे, हेलोजन। डीहेलोजिनेशन रिएक्शन आपके सामने रहेगी। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग रहेगा, रियल मैकेनिज्म, लेकिन आपसे रियलिटी कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी जो है ना E2 में नहीं दी हुई है डिस्कशन में, ये प्रिपरेशन मेथड में दी हुई है, जहां पर उसने आज तक कभी ऐसी बातें नहीं की है। अब आप समझना, अगर आपके सामने इस प्रकार से आता है, अगर मैं ये नहीं भी बताता आपको, तो भी आप इसके प्रोडक्ट बड़ी आसानी से बना लेते। यहां पर लगा हुआ है Br, यहां पर भी लगा हुआ है Br, रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, जिंक डस्ट। किसके साथ, जिंक डस्ट, और साथ में हीट। अब मैं आपको कैसे याद दिलाऊं कि मैंने मेटल्स की दो कैटेगरी बताई थी, याद दिलाओ। एक मेटल्स की वो कैटेगरी जो एक्स देखकर रेडिकल बनाती हैं, कौन कौन था, सोडियम, Zn, Ag, कॉपर। और एक ऐसी जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाती है, MgLi। कुछ याद आ रहा है? तो बताओ, जिंक आया है और हेलोजन आया है, क्या होगा, एक्स हटा ले, रेडिकल बना ले। बेटा ये E2 होता है, लेकिन इतनी आसानी से हम निकल गए कि आपको कभी तकलीफ आएगी ही नहीं। एक्स हटा ले, रेडिकल बना ले, एक्स हटा ले, रेडिकल बना ले, साथ में कौन बन गया है, ZnBr2। पक्का? अब आप एक बात बताओ, आजू बाजू रेडिकल है, क्या बनेगा, खत्म हो गया, एल्किन की फॉर्मेशन हो गई कि नहीं हो गई। तो इस रिएक्शन में केवल कौन हटा है, हेलोजन, हाइड्रोजन नहीं हटा, केवल कौन हटा है। तो किसका एग्जाम्पल है ये, डीहेलोजिनेशन। नेक्स्ट, अभी देखो आपके सामने ये दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, यहां पर लगा हुआ है Br, यहां पर भी लगा हुआ है Br, रिएक्शन करवाई गई है जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। बताओ आपके दिमाग में क्या आएगा, एक्स और मेटल, ये वाली मेटल एक्स को हटाकर क्या बनाता है, रेडिकल। एक्स हटा ले, रेडिकल, तो यहां भी रेडिकल, यहां भी रेडिकल, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और साथ में कौन बन जाएगा, ZnBr2। अभी तो कमाल की चीज आनी बाकी है। ये देखिए, अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने है क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म, इसका नाम हम लिख चुके हैं। ये हमारे सामने है क्लोरोफॉर्म। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में, बेहोशी की दवा बोलते हैं इसको। क्लियर? प्योर इम्प्योर का भी लोचा है इसका। अगर इम्प्योर हुआ तो इसमें फॉस्जिन गैस बन जाती है, विच इज पॉइजनस। तो आप तो केवल किडनैपिंग करने के पर्पज से गए थे, दो चार्ज लगेंगे, किडनैपिंग प्लस मर्डर।
तो इसको सोच समझ के इस्तेमाल में लिया जाएगा। जब आप इसके रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, एजी के साथ, तो भाई साहब मास्टर इतना गजब तरीके से लिखता है कि बच्चे को एहसास नहीं होने देता है। बोलेगा देखो अब मेरा जुगाड़ आ रहा है, मेरी ट्रिक आ रही है, ऐसे ये यहां से इसको हटा दो और प्रोडक्ट बना दो। तो बताइए कार्बन के इधर 3 बॉन्ड टूट गए, इधर 3, तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिटाइली, और साथ में बन जाएंगे 6 मोल ऑफ AgCl। ये आपका जुगाड़ है। क्या है? नहीं, जुगाड़ अच्छी चीज है, बस एक ही लिमिटेशन है। क्या? आंसर पहले पता होना चाहिए कि क्या बनेगा। और सोचो अगर तुम्हें आंसर पता है तो फिर तुम्हें जुगाड़ लगा क्यों रहे हो? तो लॉजिकल चीजें हैं। जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें ऐसे आती है जो कॉन्सेप्चुअल होती है, वहां जुगाड़ से निकलते हैं। जैसे अपन बहुत बेसिक एग्जांपल लें इंडक्टिव इफेक्ट का, एक सीरीज अपन लिखते हैं, तो मैंने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है मॉडिफाइड ईएन के थ्रू। कुछ उसी सीरीज को याद करवा देते हैं जुगाड़ के थ्रू। अरे वो सीरीज कहीं धरती पे है ही नहीं। जो सीरीज जुगाड़ से बनाकर याद किया आपने, वो कोई बुक लिखती नहीं है एज इट इज। वो तो ये है कि एएलपी में ये क्वेश्चन है, मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है, ये याद करवा दो, सारे बन जाए। नीट 2019 में एक बार क्वेश्चन आया था -i से, ऑनलाइन और सरेआम बोल रहा हूं। नीट 2019 में -i की सीरीज का क्वेश्चन आया था, किसी भी मास्टर की नोटबुक में नहीं था, इंक्लूडिंग मी। किसी की नोटबुक में था ही, ये जो रटते हैं ना सीरीज को, रखा का रखा रह गया था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे से बना नहीं, क्योंकि मैं तो खुद कहता हूं कि आपके सामने नोटबुक से क्वेश्चन आए उसकी कोई गारंटी, बनाना आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब अगर अपन बात करें तो ये बहुत बढ़िया जुगाड़ लगता है। ये डब्बा कहां बनाना है ये पता होना चाहिए मेरे भाई। गलती से डब्बा थोड़ा इधर खिसक जाता तो कार्बन भी चला जाता, चला जाता कि नहीं चला जाता। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये देखकर जुगाड़ लगाया जाता है। लेकिन यकीन मानिए आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं। मान लीजिए अगर आपके सामने आता है, आखिरी है छाप लेंगे, मान लीजिए आपके सामने क्या आता है, क्लोरोफॉर्म, ऐसे लिखेगा Ag, पहले तो 6 मोल लिखेगा नहीं, ऐसे जैसे तुम सोचते हो। बताओ एक्स और मेटल आमने सामने, अपने वाला जुगाड़ लगाओ, फेल होगा ही नहीं। बताइए क्या करोगे, एक्स हटा, रेडिकल बना, एक्स हटा, एक्स हटा, बना दिए 3। भाई साहब कुछ कमाल के लोग क्या होते हैं, इधर ही बॉन्ड बनाते हैं। ये अलग लेवल के लोग हैं, इनको नहीं समझा सकता कोई। मतलब मास्टर का दिमाग खर्च कर देते हैं ये। मतलब ये तो पहली बार, कई बार बच्चे बोलते हैं सर एक पर ही 2 रेडिकल बॉन्ड बना दो। तो ये लोग, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, एक बॉन्ड एक बॉन्ड, एटम अपने ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहा है। ये कमाल का पॉइंट होता है। अब आप सोचोगे आपने यार मैं पहले ही क्यों बता दिया, क्योंकि तुमसे बड़े बड़े कलाकारों को पढ़ा चुका हूं मैं। वो बाहर आके ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर सुनो, इधर रेडिकल आपने क्या बना दिया, बॉन्ड, तो इसी पर है, इसी में बॉन्ड बना दो। ये कमाल का पॉइंट होता है। अकेला तो ये बना नहीं होगा, क्योंकि अकेला तो किसी काम का है ही, ऐसे और भी बनेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन, और बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड। आपका प्रोडक्ट अभी भी बना और आपको कोई जुगाड़ याद रखने की जरूरत, यहीं से वुड्स निपट गया, यहीं से एलिमिनेशन निपट गया आपके सामने बहुत आसानी से। आगे बात समझ में। नेक्स्ट और लास्ट, इसका आंसर आप दे देंगे। अगर इसकी रिएक्शन आपने एजी और हीट की प्रेजेंस में करवाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए, CH3X, कितने Cl लगे हुए हैं, 3, तीनों को हटा के रेडिकल बना ले। इधर भी तीनों को हटाकर क्या बना ले, रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई कि नहीं हो गई। तो ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनेगा। हालांकि रियलिटी इसकी ये नहीं होती है, रियलिटी थोड़ी क्या होती है, अलग, लेकिन तुमसे कभी पूछेगा ही नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो अगली क्लास में आपका जो है एल्काइल हैलाइड्स पूरा क्या कर देंगे अपन, खत्म। छाप लीजिए, जिसको डाउट पूछना पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूं।